हर बिज़नेस जो है वो ग्रो करना चाहता है, भले वो एक लोकल ई कॉमर्स ब्रांड हो या कोई एक मिड लेवल कंपनी हो या कोई एक हाई ओरिएंटेड कंपनी हो, वो डिजिटली जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अच्छा, मुझे याद है हमारा यूनिवर्सिटी का जब टाइम था तो उस वक्त ना करीम आ रही थी, करीम और ऊबर 2015 की बात है। तो हमारा एक फाइनल प्रेजेंटेशन थी, उसमें मैंने ये आर्ग्यूमेंट रखा था कि हो सकता है पाकिस्तान में इनको थोड़ा मुश्किल हो। पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि वो सिर्फ फेसबुक एड्स को अपनी एक मार्केटिंग समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 साल में हमने बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस किया पर ईयर, और तकरीबन हम कोई 3 करोड़ जो था वो हम खर्च करते थे। लेट्स से कि अगर एक स्मॉल ई कॉमर्स स्टोर है या कोई अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है और उसके पास बजट कम, लेट्स से 50,000 रुपीज़ है, तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि उसे क्या क्या करना चाहिए? ये थोड़ा सा ना ख़तरनाक है। अल्लाह न करे उनका पेज बैन कर दिया किसी भी वजह से फेसबुक पे, या उनका इंस्टाग्राम का पेज बैन हो गया किसी भी वजह से, तो उनका जो भी एक ब्रांड वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई। हम तो एक स्मॉल ब्रांड है, तो हम बिग कंपनीज़ के साथ कैसे जो है वो कॉम्पीट करेंगे। तो उनके लिए मेरी ना एक छोटी सी 2-3 एग्जांपल्स हैं। जैसे जे डॉट है, जब वो लॉन्च हुआ तो उसके सामने अलकरम था, गुल अहमद था, कितने बड़े बड़े जाइंट थे, और वो ओवर द ईयर्स अब एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड बन गया। अच्छा तला भाई, वापस चलते हैं अगस्त 2024 में कि जब आपने रब्ता किया था मुझसे, और वो बात एक मशवरे से शुरू हुई थी एंड देन यू सेड के मुझे कोचिंग लेनी है। आपकी पहली मीटिंग के बाद एक रियलाइजेशन आ गई थी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जब मैं आपसे मिला तो एक आप मुझे रन टाइम पे जो फीडबैक्स देते थे, तो एक बड़ा एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन मेरा क्रिएट हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमैर मलिक अमान है। इम्पैक्ट कास्ट की एक और एपिसोड। आज हमारे साथ तलहा सज्जाद है। तलहा सज्जाद जो है वो चंद महीने पहले हमारी मुलाकात हुई, जिसमें इन्होंने कहा कि मैं अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ना चाहता हूँ और एक मार्केटिंग एजेंसी क्रिएट करना चाहता हूँ, और जिसके पीछे मकसद ये है कि मैं लोगों को मॉडेस्ट और शरिया कंप्लायंस डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने विद इन 1 मंथ इन्होंने जब काम शुरू किया तो इनकी एजेंसी की इनकम इनकी मंथली सैलरी से ज़्यादा हो गई थी। और फिर इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, लोगों को भी मार्केटिंग में हेल्प कर रहे हैं, और ये सब शरिया कंप्लाइंस और मॉडेस्टी में रहते हुए। तो मैं चाहूँगा तलहा भाई खुद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। तलहा भाई, सबसे पहले तो खुशामदीद कि आपने अपना वक्त निकाला। और अब मुझे आप ये बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेसेस के लिए, और फिर हम आपकी कंपनी के विजन और उन चीज़ों पे भी बात करें। सही। तो आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हर एक बच्चे के पास जो है एक मोबाइल फ़ोन आ गया, और हर बिज़नेस जो है वो ग्रो करना चाहता है, भले वो एक लोकल ई कॉमर्स ब्रांड हो या कोई एक मिड लेवल कंपनी हो या कोई एक हाई ओरिएंटेड कंपनी हो, वो डिजिटली जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। इसको मैं इस तरीके से कनेक्ट करूँगा कि बैक इन 2008 जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो उस वक्त कोई ऐसी रियलाइजेशन नहीं थी मार्केट में, इंडस्ट्री में, कि डिजिटल मार्केटिंग से आप कितना ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड की एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, जहां पर हम सप्लायर्स को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बड़ा ग्रोथ दे रहे थे। यानी मैंने देखा, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ही यंग था और मुझे इतनी कोई नॉलेज भी नहीं थी, हमने देखा कि किस तरीके से एक पाकिस्तान में बैठा हुआ सप्लायर अपने ऑर्डर क्लोज कर रहा है, बल्क ऑर्डर्स क्लोज कर रहा है यूएसए, यूके, कनाडा की मार्केट के लिए। तो वहाँ से मुझे एक क्लिक हुआ कि यार डिजिटल मार्केटिंग जो है वो किस तरीके से जो है आपको इम्पैक्ट लेके आ सकती है किसी भी बिजनेस में। वहाँ से फिर मैंने चीज़ों को लर्न आउट करना शुरू किया, और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा और चीज़ें को मैं सीखता रहा, तो एक बड़ा इम्पैक्टफुल डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो है एक बिज़नेस की आप ग्रोथ लेके आ सकते हैं। भले वो फेसबुक मार्केटिंग हो, भले वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो, भले वो गूगल सर्च के थ्रू हो, या फिर एसईओ के थ्रू हो। एक लोकल बिजनेस भी इसी तरीके से ग्रो कर सकता है जिस तरीके से एक बड़ा बिजनेस जो है वो मार्केट में जो है फ्लॉरिश कर रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम। अच्छा, मुझे याद है हमारा यूनिवर्सिटी का जब टाइम था तो उस वक्त ना करीम आ रही थी, करीम और ऊबर 2015 की बात है। तो हमारा एक फाइनल प्रेजेंटेशन थी, उसमें मैंने ये आर्ग्यूमेंट रखा था कि हो सकता है पाकिस्तान में इनको थोड़ा मुश्किल हो
क्योंकि जाहिर सी बात है ड्राइवर्स जो है ना वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन मैं गलत था, बहुत ही जल्दी पाकिस्तान में ये चीज़ पिकअप हुई और अभी भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ का पोटेंशियल अभी बहुत है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अभी ई कॉमर्स की साइड पे नहीं गए। मैं चाहूँगा कि आप ना ऑडियंस को ज़रा अपना जर्नी बताएं। व्हाट्स योर पर्सनल स्टोरी, जैसे आपने बताया आपने ट्रेड की से स्टार्ट लिया बैक इन 2008, तो अब तक के ये आपके तकरीबन कोई हो गए 17 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है। एक दूसरा, हमारे यहाँ तो आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स ऐसी चीज़ें हैं जहाँ लोग 17 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, तो आप 17 साल तक कैसे टिके रहे, और जिसमें पिछले 16 साल एक जॉब थी, 16.5 साल एक जॉब थी, एंड नाउ यू आर फ्यू मंथ्स बैक यू स्टार्टेड योर ओन एजेंसी। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे, ये जो एक रगड़ा जून होता है ना कि बंदे को यानी सीखना भी है और फिर जाके कुछ करना है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें बताएंगे। 2007 के एंड में मैंने अपना BBA कंप्लीट किया था और उसके बाद फिर मैंने MBA जो है स्टार्ट किया। उस समय बड़ी जॉब ढूंढ रहा था और मैं चाहता था कि मैं HR में अपना करियर परस्यू करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे HR में जॉब नहीं मिली और 2008 में ही मुझे TradeKey.com में पहली जॉब मैंने एज एन एम्प्लॉय जो है वहाँ पर ज्वाइन किया। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें SEO आता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आता है, CRO आता है, ओमनी चैनल मार्केटिंग आता है। उसमें SEO का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। वहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। उस वक्त इतनी सेंस नहीं थी कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, क्या इसका फ्यूचर है और कैसे ये आगे बढ़ सकता है। वो वक्त है और आज का वक्त है कि मैंने HR को जो परस्यू करना चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मुझे जॉब नहीं मिली और फिर मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग के करियर को परस्यू किया और डिजिटल मार्केटिंग की एक एक फील्ड में मैंने अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ लेके गया। भले वो SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, ओमनी चैनल मार्केटिंग हो, लीड जनरेशन हो, ई कॉमर्स की मार्केटिंग हो या फिर B2B के लिए लीड जनरेट करना, इन सब में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओवर द 17 ईयर्स एक अच्छा एक्सीलेंस लेके आया। फिर इन 17 सालों में मैंने तकरीबन 48 प्लस ब्रांड्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर चुका हूँ और ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के हैं। मतलब इसमें B2B प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ई कॉमर्स बिजनेस भी हैं, D2C ब्रांड्स भी हैं और SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म्स भी हैं और सर्विस बेस्ड बिजनेस भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 48 क्लाइंट्स में से कुछ मेरे क्लाइंट सऊदीया बेस्ड हैं, कुछ UAE बेस्ड हैं, कुछ पाकिस्तानी बेस्ड हैं और US UK के भी कुछ क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपने कुछ बहुत टेक्निकल टर्म्स अभी तक बताएं जो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर दें। जैसे ओमनी चैनल था, इसी तरीके से SaaS प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, D2C क्या होता है, B2B तो इट्स कॉमन, लेकिन वो भी बता देंगे बिजनेस टू बिजनेस क्या है। तो थोड़े से 3-4 टर्म्स को अगर आप ऑडियंस के लिए। तो B2B में क्या होता है कि आप एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विसेज दे रहा होता है, तो ये एक B2B सर्विसेज होती हैं। अब उसमें कोई भी सर्विस आ सकती है, उसमें कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ सकती हैं। लेट्स सपोज कि मेरी एक एजेंसी है और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं भी एक बिजनेस हूं और आप भी एक बिजनेस हैं, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं। इसमें B2B का एक कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। D2C ब्रांड्स क्या होते हैं कि लेट्स सपोज के डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स इसको कहा जाता है। लेट्स सपोज कि आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया, लेट्स सपोज कमीज सलवार का आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया, अब आप उसको डायरेक्टली सेल कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को, यानी आप सेल कर रहे हैं डायरेक्टली थ्रू ई कॉमर्स। आप जो है डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स को जो है वो सेल कर रहे हैं थ्रू मार्केटिंग, यानी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, आप गूगल एड्स चला रहे हैं उसके लिए, आप यूट्यूब मार्केटिंग कर रहे हैं, आप SEO के थ्रू ट्रैफिक लेके आ रहे हैं और उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये होता है आपका D2C ब्रांड्स। इस तरीके से जो है वो लॉन्च होते हैं और इस तरीके से जो है मार्केटिंग करके वो ऑर्डर्स जनरेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से SaaS बेस्ड बिजनेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी आपने ट्रेलो यूज़ किया होगा, आपने आसाना यूज़ किया होगा। ये सारे क्या हैं, ये सारे एक सॉफ्टवेयर हैं जो कि एज अ सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, मतलब अपने काम के लिए। तो इन चीज़ों को आप SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म्स कहते हैं या SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं। इनके लिए भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। और ओमनी चैनल जो आप बात कर रहे हैं, ओमनी चैनल मार्केटिंग में ये होता है कि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। ओमनी चैनल प्रेजेंस अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में
एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि वो सिर्फ फेसबुक एड्स को अपनी एक मार्केटिंग समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आपको ओमनी चैनल प्रेजेंस रखनी है, यानी हर चैनल पर आपको अपनी प्रेजेंस रखनी होती है, भले वो फेसबुक हो, भले वो इंस्टाग्राम हो, भले वो यूट्यूब हो, भले वो एसईओ के थ्रू यानी सर्च इंजन्स पर आपकी रैंकिंग हो। तो ये पूरा एक ओमनी चैनल प्रेजेंस जो है वो आपको बनाना पड़ती है। इसी तरीके से बहुत सारे ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में, जैसे डी इंगेज है, मो इंगेज है, वेब इंगेज है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि एक ही चैनल पे रहते हुए आप अपनी ऑडियंस के कस्टमर जर्नीज क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आपका कोई ई कॉमर्स है और बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है और आपसे कुछ परचेज नहीं करता है, कोई प्रोडक्ट देख के आपसे चला जाता है, तो अब आप उस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं फेसबुक पर, गूगल पर, और आप उससे कस्टमर जर्नीज क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर कोई बंदा कोई प्रोडक्ट देख के गया है और उसने परचेज नहीं किया है, तो थोड़ी देर के बाद आप उसको एक ईमेल सेंड कर सकते हैं उसकी पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स की बेस पर। अगर उसने ओपन ना की हो तो कस्टमर जर्नीज के थ्रू ही आप उसको एसएमएस सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसने एसएमएस पे क्लिक ना किया फॉर एग्जांपल, आप उसको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर फिर भी वो कुछ एक्टिविटी ना करे तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू, और उसको आप फेसबुक एड्स के थ्रू, यूट्यूब एड्स के थ्रू जो है डिफरेंट एड्स दिखा सकते हैं। तो ये पूरी जो है ओमनी चैनल प्रेजेंस होती है, जो कि आप ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए आप एक क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अच्छा, मैं भी चूंकि बहुत अरसे एड्स तो रन करता रहा अपने लिए, लेकिन पहले हम सिर्फ बूस्ट पोस्ट करके रन करते थे, देन थोड़ा सा ऐड अकाउंट सीख लिया, लेकिन इस इतनी तफसील पे तो मैं कभी भी नहीं कर सका। और मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ये बताएं कि अगर कोई ओमनी चैनल या फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग को लेकर चलता है तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, यानी किस किस्म के रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग, खासतौर पे जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं और या इतने लिटरेट नहीं है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो वो तो समझते हैं यार बूस्ट लगाना है तो ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, तो हम क्यों किसी को जो है ना वो रिटेनर फीस दें, पर मंथ फीस भी अलग से दें और हम बूस्ट के पैसे अलग लगाएं। तो लोग पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं यार हम खुद ही देख लेंगे कोई यूट्यूब पे वीडियोस। और आजकल तो गूगल ऐड कैसे लगाना है, विद इन 5 मिनट्स यू कैन सर्च और यू कैन फाइंड के भाई ये आपने सेटिंग करनी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर एक शख्स खाली खुद ही गूगल बूस्ट पोस्ट कर रहा है अपनी पोस्टिंग को, और दूसरा शख्स ओमनी चैनल को यूज़ कर रहा है किसी प्रोफेशनल के साथ, तो कितना रिजल्ट्स का डिफरेंस आ सकता है एक। और आपकी केस स्टडीज़ अगर आप कुछ बताना चाहें कि जैसे आपने मुझे बताई थी एक ब्रांड की कि विद इन 1 ईयर ऑन 3 करोड़ स्पेंड ऑफ एड 3 करोड़ एड स्पेंड, वो 1 अरब तक की सेल हुई थी, जबकि वो ओमनी चैनल ही यूज़ कर यानी सब चैनल्स पे थे। तो थोड़ी सी ये बताइएगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है और क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर लोग ओमनी चैनल पे जाते हैं। पॉइंट आउट करूंगा कि आजकल पाकिस्तानी मार्केट में ख़ास तौर पर जो मिड लेवल बिजनेसेस हैं या जो बिल्कुल लोकल जो लो लेवल बिजनेसेस जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि बस हम बूस्ट करेंगे और हमारे पास जो है ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी और हम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप बिल्कुल स्मॉल लेवल की बात करें तो शायद उनके पास बजट की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वो उनके लिए तो सही तरीका है, उनके पास अगर बजट्स नहीं है तो वो इस तरीके से जो है प्ले अराउंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आपको ज़रूर किसी एक्सपर्ट के साथ जो है वो मुंसलिक हो चाहिए। और बाय बजट यू मीन कितना मिनिमम? कम से कम अगर आपके पास 5-6 लाख रुपए है, आप उसको स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपको किसी एक्सपर्ट की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें भी लोग पैसा बचाने के लिए ये कर रहे होते हैं कि वो किसी ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं जो कि होता सस्ता है, लेकिन वो सस्ते की बिना पर उनको हायर कर लेंगे, लेकिन उसके पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज नहीं होती, तो वो उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो उनका जो 5 लाख का बजट होता है या 6 लाख का बजट होता है, वो ऐसे ही बर्न कर रहा होता है और अपने स्किल सेट बना रहा होता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि किसी एक्सपर्ट के साथ जो है वो आप मुंसलिक हो, ताकि वो एक एक्सपर्ट वे में, एक टेक्निकल वे में आपके एड अकाउंट्स को लेके चल सके। अब भले वो फेसबुक का एड अकाउंट हो, भले वो गूगल एड्स का एड अकाउंट हो। ठीक है। दूसरा, सिर्फ फेसबुक एड्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, यानी आप
को जाना चाहिए, एसईओ की तरफ जाना चाहिए। हर बिजनेस ओनर को, भले वो स्मॉल से स्टार्ट कर रहा है या एक लार्ज एंटरप्राइज है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग या पेड एडवर्टीजमेंट की तरफ सिर्फ अपने आप को ना रखे, बल्कि उसको एसईओ की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि एसईओ ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल बिजनेस जनरेट कर सकता है। अगर मैं आप केस स्टडी एक शेयर करूं तो एक ब्रांड जिनके साथ मैंने काम किया, उनको मैंने जब ज्वाइन किया तो उनका 800 पर डे ट्रैफिक था, और चैलेंज यही था कि ज़्यादा पैसा जो है वो हम खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि एक माइंडसेट होता है पाकिस्तानी मार्केट में कि हम ज़्यादा पैसे जो है कॉस्ट इफेक्टिव हमने बनाना है। तो मैंने कुछ स्टार्ट किया, हमने फेसबुक एड्स स्टार्ट किए, लेकिन वो इतना आरओएस जो था उसका इतना अच्छा इंप्रेसिव नहीं आ रहा था। आरओएस रिटर्न ऑन एड स्पेंड इतना अच्छा, और आरओए भी इतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो हमने मिलकर फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई। मैं उनको बोला कि भाई आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगर आप सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा, 8 से 9 महीने आपको देना पड़ेंगे। हमने एक एसईओ पे स्ट्रैटेजी बनाई, उनका पूरा ई कॉमर्स पर हमने एसईओ की जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो इम्प्लीमेंट की, और विद इन 8 मंथ्स हमने टारगेट रखा था 8 से 9 महीने का, लेकिन विद इन 7 to 8 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रैफिक बहुत ही सिग्निफिकेंटली जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुई। जब वहां से हमारी ट्रैफिक इंक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑर्गेनिक वे में ऑर्डर्स जनरेट होना शुरू हो गया। तो वहां से जो हमारे प्रॉफिट्स आते थे उससे हमने फिर हमारा फेसबुक एड्स का जो है स्पेंड इंक्रीज करना शुरू किया। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिटेबल वे में एक सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ जो है वो लेके आना शुरू कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 साल में हमने बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस किया पर ईयर, और तकरीबन हम कोई 3 करोड़ जो था वो हम खर्च करते थे, 3 से 4 करोड़ पर ईयर हमारी स्पेंडिंग थी उसमें, और हम तकरीबन 1 बिलियन जो था ईयरली क्लोज करते थे। ये कंसिस्टेंट था जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका जो मेजर इम्पैक्ट था वो यही था कि हमने अपने तमाम चैनल्स को एक्टिव किया, यानी उसमें एसईओ भी था, उसमें इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी थी, उसमें गूगल सर्च भी था, उसमें गूगल शॉपिंग भी था, उसमें यूट्यूब एड्स भी था। सिर्फ फेसबुक एड्स चलाने के बाद अगर आप ये समझेंगे कि जी मैं एकदम मेरा आरओआई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। ठीक, अच्छा, अब आपसे एक तो पर्सनल सवाल था, पहले मैं वो कर लेता हूँ और फिर एक जनरल लोगों के लिए ना। पर्सनल सवाल ये है कि देखें आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन चीज़ें मौजूद हैं, इवन आपका भी कोर्स मौजूद है फ्री यूट्यूब पर। तो क्या आपकी लर्निंग क्या रही पिछले 17 सालों में? आपने कैसे सीखा? आइदर आपको वर्क एनवायरनमेंट ऐसा मिला, या आपने कहते हैं ना कि इंटरनेशनली अंग्रेज़ों से कोर्सेज किए, या लोकल कोर्सेज किए, या आपने एक्सपेरिमेंट्स करके सीखा। तो ये जो एक्सीलेंस है अपने काम में, ये लाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं? क्या मैं अगर एक एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ तो मैं जाके यूट्यूब पे सारे कोर्सेज देख लूँ और हो जाऊँगा, या मुझको क्या करना चाहिए? सही, तो मैं इसको ना थोड़ा सा बैक लेके जाऊँगा 2008 के सीज़न में। आपकी ज़िंदगी में ना कोई मेंटोर या कोई कोच होना ज़रूरी है। अगर आपका मैनेजर ही आपका मेंटोर बन जाए तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। मुझे मेरे अर्ली करियर में जो मुझे बहुत सारे मैनेजर्स के साथ मैंने काम किया, लेकिन 3 मैनेजर्स ने मुझे बड़ी कोच किया और बड़ा मेंटोरिंग दी। सबसे पहले आसिफ इकबाल साहब, वो मेरे फर्स्ट मैनेजर थे और उन्होंने मुझे एसईओ में बड़ी हेल्प आउट की। दूसरे मैनेजर्स मेरे अहमद सबी थे, मतलब ये मेरे कोई 4थे-5वें मैनेजर थे, लेकिन उन्होंने मेरी बड़ी कोचिंग की, बड़ी मेंटोरिंग की और बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तीसरे, जब मैंने ट्रेड की से स्विच किया, मैं क्रेजी डील्स में गया, यूए बेस्ड कंपनी थी, वहाँ पर मेरे एक सीनियर मैनेजर थे मेहदी ज़हीर, तो उन्होंने मुझे बड़ा मेंटोरिंग की। उस ज़माने में 2008-2010 के ज़माने में कोई ऐसे कोर्सेस अवेलेबल नहीं थे यूट्यूब पर, या कोई ऐसे कोच अवेलेबल नहीं थे, कोई ऐसे ट्रेनर अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जो मुझे इन्वायरमेंट मिली उससे मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने एसईओ भी वहाँ सीखी, मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी सीखी, और मेरे जो मैनेजर्स थे वो मेरे मेंटोर बन गए। मैं उनके पास जाके बैठ जाता था कि भाई ये मेरी समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बगैर लर्निंग के ही उनके पास जाके बैठ रहा हूँ। मैं पहले पढ़ता था, ब्लॉग्स अवेलेबल थे उस ज़माने में, वो ब्लॉग्स पढ़ता था और फिर मैं उनके पास जाता था, उनसे टाइम मांगता था, ब्रेक में चला गया, जो हमारा लंच ब्रेक होता था, नमाज का ब्रेक होता था, उसमें उनसे मैं सीखता था। ओवर द टाइम
मैंने ये जाना कि आपको किसी ना किसी मेंटोर का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ 2 साल पहले चल रही थी वही चीज़ अभी भी चलेगी। फंडामेंटल सेम रहेंगे, लेकिन टूल्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज आपकी ना चेंज होती रहती हैं। तो आपको ओवर द टाइम आपको कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ता है। मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई आज भी मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ, मतलब आज भी मैं पैसे खर्च करता हूँ, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए हर 6 महीने के बाद मैं कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग ऑनलाइन में ले रहा होता हूँ। इतने एक्सपीरियंस के बाद भी अभी रिसेंटली मैंने 4 महीने पहले गूगल एड्स की ट्रेनिंग ली। उसकी प्राइस तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस थी। वो मैंने ली। क्यों ली? क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं लर्न करता रहूँगा मेरा लर्निंग का कर्व बढ़ता रहेगा और मेरे पास वो टेक्निक्स आती रहेंगी जो शायद किसी और के पास नहीं है। तो आपको अगर करियर में आगे ग्रो करना है, आपने अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो आपको किसी ना किसी अच्छे ट्रेनर के साथ जो है वो मुंसलिक होना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप यूट्यूब से ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो ट्रेनिंग्स अवेलेबल होती हैं। तो कोशिश करें कि किसी अच्छे ट्रेनर को पिक करें और उनसे जो है वो ट्रेनिंग लें। सिर्फ कोर्स कर लेना ये सिर्फ मतलब एक निशानी नहीं है कि आपने जो है सब कुछ हासिल कर लिया, अब आप जो है वो 1 मिलियन का स्पेंड करना शुरू कर देंगे। ये पॉसिबल नहीं है। फिर आप दूसरा बंदे का सिर्फ पैसा ही ज़ाया करेंगे। आप इंटर्नशिप करें, आप किसी के पास से ले जाएं कि यार मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा, आप मुझे अपनी अपने साये में रख लें और आप मुझसे फ्री में काम करवा लें। जो कि मैंने देखा है कि शायद ये वाला जो है वो ख़त्म होता जा रहा है मार्केट में। अभी कोई भी ओ लेवल्स करके बच्चा निकलता है, इंटर करके बच्चा निकलता है, वो यूट्यूब पे ट्रेनिंग करता है और कहता है कि जी मैंने जो है वो इतने 1000 रुपए कमाना शुरू कर देना। तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। इससे आप अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं और सामने वाले का भी जो है नुकसान कर रहे होते हैं। अच्छा तला भाई, जज़ाकल्लाह। एक तो साइड आपने लर्निंग की बताई ना, मेरा खुद भी ये एक्सपीरियंस रहा कि लर्निंग चाहे वो किताबों से हो, यूनिवर्सिटी से हो, कोर्सेज से हो, वीडियोस हो, आपको एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पे आपको पुश किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेल्स कैसे करनी है ये वीडियोस देखी जा सकती हैं, किताबें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन एक सेल्स के इन्वायरमेंट में आप आएंगे तो जब आपके ऊपर प्रेशर होगा देन यू हैव टू परफॉर्म। तो आपका कैरियर जैसे है, अभी आपकी एज क्या है? मेरी 36। तो तकरीबन 35 साल की उम्र तक तो आपने जॉब की एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, और जो कंपनीज का आपने नाम बताया या जो उनके सीईओज थे कुछ से मैं भी वाकिफ़ हूँ, तो वो डिफरेंट ब्रीड है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाले लोग हैं, जुनैद मंसूर और दूसरे लोग। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी कैरियर परस्यू करना चाहते हैं। मैंने भी इसको रियलाइज़ किया, गो के मुझसे एक मिस्टेक हुई कि मैंने अपने 20s में सीखा, लेकिन मैंने इंटर्नशिप्स के ज़रिए सीखा। कोई बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट जॉब नहीं की या किसी टफ इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। अपनी एजेंसी, अपनी कंसल्टिंग ही करता रहा, और लेकिन मैं इस कंसल्टिंग के बावजूद इंटर्नशिप्स करता था, और इंटर्नशिप से मुझे बहुत फ़ायदा होता था, एक्सपोजर मिलता था, सब कुछ। लेकिन जाहिर सी बात है वो इंटर्नशिप की एक लिमिट है, और आपने 15 साल या 16 साल पूरा एक फुल स्टैक कैरियर में अपना लगाया ना, फुल टाइम कैरियर में अपना टाइम लगाया। सो आप लोगों को क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि 20s का जो टाइम है, एटलीस्ट अर्ली 20s, आप यानी 25 साल से पहले तो आप ना नई कोशिश करें, ये करना भी है तो पार्ट टाइम में करें, बट आप किसी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट का पार्ट बने। और तो आप बताइएगा, क्योंकि आप उसमें 16 साल गुजार चुके हैं। ठीक है, उसमें मसाइल अपनी जगह हैं, 9 to 5 के मसाइल जो लोगों को लगते हैं, लेकिन उसमें लर्निंग क्या होती है, और वो लर्निंग फिर बिजनेस के लिए या अपनी एजेंसी बनाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। तो लर्निंग के एस्पेक्ट सिर्फ मेंटोर्स ही नहीं होते, इंडिविजुअल्स ही नहीं होती, वो आपकी इन्वायरमेंट भी होती है। जैसे मुझे याद है ट्रेड की में जब हमने ज्वाइन किया था, तो जब एम्प्लॉयज़ बहुत कम थे और इन्वायरमेंट बड़ी ओपन रही है हर साल ट्रेड की में थ्रू आउट द ईयर्स, लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी मिली हैं। इवन कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मैंने कीवर्ड ऑप्टिमाइज़र से स्टार्ट किया था, फिर मैंने एसईओ वहीं पर सीखी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैंने वहीं सीखी, मैंने बिजनेस एनालिसिस्ट का रोल भी वहाँ पर मैंने किया है चंद साल, 1-1.5 साल। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी रोल वहाँ पर प्ले किया है, और मैंने एज अ डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर का भी रोल वहाँ पर प्ले किया है। तो अगर शायद ट्रेड की मेरी लाइफ में ना होती
तो जिस मकाम पर मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूँ, मेरे पास इतनी ना नॉलेज होती ना स्किल होती। तो कहीं ना कहीं किसी भी बंदे को जो है किसी ऐसी इन्वायरमेंट से जुड़ना चाहिए, भले वो एक इंस्टीट्यूट हो, भले आपने इंटर्नशिप करे, लेकिन जॉब मेरा ख्याल में आपको करना चाहिए। अगर आप पास आउट हो रहे हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको जॉब करना चाहिए। बंदा टेक्निकली क्या क्या काम कर रहा है, तब तक आप शायद वो ग्रोथ ना लेके आ सकें सिर्फ बाहर बैठ के। तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको किसी इन्वायरमेंट से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मेरा सवाल है उन लोगों के लिए जिनके बजट्स कम है, क्योंकि जो अभी आपने ओमनी चैनल की बात बताई, या जो जिनके पास बजट है 5-6 लाख रुपए का पर मंथ, तो आपने कहा उनको तो एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। लेकिन लेट्स से कि अगर एक स्मॉल ई कॉमर्स स्टोर है या कोई अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है और उसके पास बजट कम है, लेट्स से 50,000 रुपीज़ है, तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि उसे क्या क्या करना चाहिए? ठीक है ना। और वेबसाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये मैं बहुत सारे लोगों के साथ देख चुका हूँ कि वो पेजेस के जरिए ही या व्हाट्सएप पे ही जो है ना वो एड्स रन कर रहे होते हैं, दे थिंक कि यार चाहिए 100-200 लीड्स आ रही हैं दिन की। सो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि अगर बजट कम है तो भी क्यों ज़रूरी है, और इसको ऑर्गेनाइज करके कैसे काम कर सकता है। सही। अगर किसी बंदे के पास बजट कम है ना, तो वो कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ ले, यानी फेसबुक एड्स पकड़ ले और उस पर जो है अपना स्पेंडिंग करना शुरू करे, फेसबुक एड्स मार्केटिंग करना शुरू करे। लेकिन वहाँ पर वो रुके नहीं, क्योंकि अगर आपने फ्लोरिश करना है तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर रहते हुए फ्लोरिश नहीं कर सकते। आप भले ऑर्गेनिकली काम करें, इंस्टाग्राम पर काम करें, आप टिकटॉक पर काम करें, आप फेसबुक के पेजेस बना के काम करें, ऑर्गेनिकली काम करें। अगर आपके पास कम बजट है, ऑर्गेनिकली अपने आप को रीच आउट इंक्रीज करने के लिए आपको एक यूनिक कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपने प्रोडक्ट का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं खुद से। आजकल के जदीद दौर में आप अपने मोबाइल फोन्स को यूज़ करते हुए जो है छोटी छोटी रील्स बना सकते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस बना सकते हैं, उनको यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक रीच को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये काम करें। जैसे जैसे आपका जो प्रॉफिट लेवल है या जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो, तो आपने अब स्टक नहीं होना है। आप बोलेंगे यार पहले भी फेसबुक एड्स चलाता था मैं 50,000 पे, तो मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। टाइम टू टाइम आपकी मार्केट बड़ी कॉम्पिटिटिव हो रही है। अगर आप स्टक रहेंगे फेसबुक एड्स में ही तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। 4-5 महीने आप फेसबुक एड्स पर रहें, उससे आप अपना रेवेन्यू जनरेट करें और साथ साथ दूसरे चैनल्स पर भी फोकस शुरू कर दें। अब वो दूसरा चैनल कोशिश करें कि जो आपको जिसमें आपकी कॉस्ट कम लगे, यानी एसईओ का एक प्लेटफॉर्म है, यानी एसईओ एक टेक्निक है डिजिटल मार्केटिंग की, उस पर आप फोकस करना शुरू करें। उसमें आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो आप किसी एक्सपर्ट को ऑनबोर्ड कर लें। अगर आप उसकी फीस रिटेनर पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसके कुछ आवर्स ही परचेज कर लें, उससे कंसल्टेंसी ले लें कि यार आप मुझे गाइड कर दो, जो भी आपकी फ़ीस है 1 आवर की फ़ीस या 2 आवर्स की फ़ीस मैं आपको देने को तैयार हूँ। आप उसको ऑनबोर्ड करें तो ऑटोमेटिकली आपका एसईओ 4 से 5 महीने में आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स लाना शुरू कर देगा। ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फेसबुक का पेज बना के या इंस्टाग्राम का पेज बना के जो है उस पर अपनी मार्केटिंग करते हैं और वहाँ से जो है लीड्स ले रहे होते हैं। ये थोड़ा सा ना ख़तरनाक है। अल्लाह न करे उनका पेज बैन कर दिया किसी भी वजह से फेसबुक ने, या उनका इंस्टाग्राम का पेज बैन हो गया किसी भी वजह से, तो उनका जो भी एक ब्रांड वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई तो उनका जो है रेवेन्यू चैनल बिल्कुल ज़ीरो हो गया, वो ज़ीरो पर खड़े हो गए। तो उनको पहले दिन से ही वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। वेबसाइट के होने से क्या होता है कि आपके जितने भी ऑर्डर्स प्रोसेसिंग का जो मैकेनिज्म होता है बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, उनकी ईमेल आपके पास आ रही होती है, उनकी ऑर्डर प्रोसेसिंग आप इजीली मैनेज कर रहे होते हैं वेबसाइट के थ्रू। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप मैनुअली सारे काम जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर रहते हुए जो है वो कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स ग्रो होंगे, आपके लिए एक हैसल क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप डे 1 से अपनी वेबसाइट बना लेंगे तो उसमें एसईओ में भी आपको हेल्प करेगा, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपकी एक ब्रांड प्रेजेंस रहेगी। अल्लाह ना करे कोई फेसबुक का पेज बैन हो गया, इंस्टाग्राम का पेज बैन हो गया, तो आपकी वेबसाइट सलामत है।
वो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रही है और आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे होंगे। तो ये दो आंसर्स थे। के लिए डू यू रिकमेंड वर्डप्रेस से जाके किसी डेवलप या यानी कस्टम कोड बनवाएं, यानी कोडिंग के जरिए बनवाएं, या वर्डप्रेस के जरिए बनाएं, या ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई के जरिए जाएं? देखिए, अगर आप लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट ना बढ़ाऊं, मतलब डेवलपर्स को ऑन बोर्ड ना करूं, तो आप शॉपिफाई की तरफ जा सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है। क्योंकि और अगर आपके पास कम बजट है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप वर्डप्रेस पर चले जाएं, उस पर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर जो है वो लॉन्च कर दें। लेकिन इजी वे यही है कि आप शॉपिफाई की तरफ जो है वो चले जाएं। जब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए, आजकल तो मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो जो है दिन की जो है 3 मिलियन सेल कर रहे होते हैं और शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई कस्टम वेबसाइट नहीं बनाई हुई, तो शॉपिफाई ने ज़िंदगी बड़ी आसान की हुई है। तो अगर आपका कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो अगर आप कोई ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आप शॉपिफाई की वेबसाइट पर अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च कर सकते हैं बहुत इजीली। सही। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ एक सवाल, ये उन लोगों के लिए जो अभी तक डिजिटल नहीं हुए, यानी मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार देखें तारिक रोड पे कितनी दुकानें होंगी और कितनों की वेबसाइट होगी या ई कॉमर्स होगा, या और तारिक रोड एक बाजार नहीं है ना, कराची में कई बाजार है, फिर पूरे मुल्क में हर जगह बड़े बड़े बाजार। तो अगर एक दुकानदार है, उसकी सेल्स अच्छी हैं या नॉर्मल है जो भी, एंड ही वांट्स टू कम ऑन डिजिटल साइड ना, अब उसे इशू ये आता है कि उसको लगता है ये एक्सपर्ट्स तो पैसे ले लेंगे, और जो अक्सर होता है ना कि यार 6 महीने, जैसे आपने एसईओ की भी बात की, तो लोग कहते हैं यार हम पैसे तो लगा दें, पता चले रिजल्ट ना आए। तो एक अनसर्टेनिटी बहुत है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक दुकानदार है और वो ये चाहता है कि ठीक है, मुझे बात समझ आ गई कि मेरी सिर्फ दुकान की सेल काफ़ी नहीं है, सिर्फ फेसबुक पेज बना के मैं उसी पे अपनी चीज़ों की पिक्चर्स डालता रहूं या व्हाट्सएप पे लगाता रहूं, तो इससे तो काम नहीं बनेगा। अब उसने स्टार्ट लेना है, वो तैयार हो गया डिजिटल साइट पे आने के लिए, तो आपके ख्याल में उसे कितना बजट चाहिए होगा? एक शॉपिफाई मेरे ख्याल है शुरू में फ्री है, देन $10 है, आई डोंट नो करंटली क्या चल रहा है। तो शॉपिफाई बनाने के लिए उसे क्या यूट्यूब से सीख कर वो बेसिक शॉपिफाई बना सकता है, या उसको यानी उसको क्या क्या चाहिए और उसमें क्या क्या कॉस्ट होगी? यानी शॉपिफाई चाहिए, क्या उसको प्रोडक्ट शूट करवाना होगा, क्या उसको जो है ना वो एड्स के लिए कितना बजट चाहिए, ताकि वो ये सोचे ठीक है यार, वो कहते हैं ना अफोर्डेबल लॉस के, वो सोचे यार चलो मैं 3 लाख 4 लाख लगा के लेट्स ट्राई, और उससे फिर ये पैसे लगा के भूलना भी नहीं है, ये पैसे लगा के वो उसे कैसे गेज कर सकता है कि ताकि वो उसमें ग्रो करता रहे और वो आगे बढ़ता रहे। तो इसको थोड़ा सा ओपन कीजिएगा। अच्छा, फाउंडर से मिला, कुछ बिजनेसमैन से मिला जो ब्रांड ओनर्स हैं, वो अपनी 4 मिलियन का स्टोर तो ओपन कर देते हैं जहाँ पर उनका 3 मिलियन 2.5 मिलियन पर मंथ का जो एक एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं वो बर्न हो रहे होते हैं। वो मुझे खुद बोलते हैं कि यार तला भाई मेरे ना 2.5-3 मिलियन जो है बर्न हो रहे हैं स्टोर्स पर, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो डिजिटली जो है अपनी प्रेजेंस क्रिएट करें और वहाँ पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो इसी तरीके से जो एक छोटे लेवल का जो बिज़नेस ओनर है, जो ब्रांड ओनर है, उसको भी यही परेशानी होती है। तो उनको मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब आप अपनी दुकान बना रहे थे तब आपने कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट की थी ना, और वो ये सोच के की थी कि इसमें मुझे 4 महीने के बाद ही प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो बस यही चीज़ जो है आपने जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंस की तरफ आते में जो है वो सोचनी है कि आपने एक आधा महीना उसको थोड़ा सा ट्राई करना है। 4 से 5 महीने में आपके पास जितना आप पैसा लगा रहे होंगे उससे ज़्यादा इंशाल्लाह आपके पास पैसा जो है सेल्स वहाँ से जनरेट हो रही होगी। कैसे स्टार्ट करें? अगर आप कोई लर्नर है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी कोर्स अवेलेबल हैं शॉपिफाई के, और शॉपिफाई इतनी सिंपल है कि अगर कोई मैट्रिक का बच्चा भी देखेगा तो वो आराम से अपनी वेबसाइट वहाँ पर क्रिएट कर सकता है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? पहले तो आपको डोमेन लेना होगी, वो आप गोडैडी से या नेमचीप से परचेज करें अपने ब्रांड का नाम, उसको इंटीग्रेट कर लें शॉपिफाई पर। शॉपिफाई के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक तो फ़ोटो शूट करवाना होगा आपको, और दूसरा आपने अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स को अपलोड करवाना होगा। खुद कर लें या किसी बच्चे से अपने करवा लें, तो आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने फेसबुक का पेज बनाना क्रिएट करना होगा, इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट करना होगा, और वहाँ से आप धीरे धीरे जो है अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपने पिक्चर्स शॉपिफाई पर ऐड की हैं वही आप
पिक्चर्स जो है अपने सोशल मीडिया पर ऐड कर सकते हैं लिंक के साथ। अगर आप ज़्यादा क्विक लर्नर हैं, जो कि आजकल न्यू जनरेशन जो है वो बड़ी क्विक लर्नर है, वो कैनवा से सीख सकती है कि किस तरीके से जो है वो थोड़ी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से जो है वो पोर्ट्रे कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है, यानी अगर 1000 रुपये भी आप लगा सकते हैं तो आपको स्टार्ट करना चाहिए फेसबुक एड्स के थ्रू। 1000 रुपये भी अगर लगा सकते हैं दिन के तो आप कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक कहता है कि कम से कम आपको 280 रुपये पर डे का बजट जो है वो लगाना है। तो अगर 280 रुपीज़ भी आप स्पेंड कर सकते हैं तो ज़रूर करें, इससे आपकी एक ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर आपकी दुकान का नाम, आपकी वेबसाइट का नाम सेम है, अल्लाह न करे ठीक है, अगर वो वेबसाइट पर नहीं आ रहा तो आपकी दुकान पर ज़रूर बंदा हुआ आएगा और आपसे परचेज करके जाएगा। मार्केटिंग कोई एक्सपेंस नहीं है, मार्केटिंग एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग रन में एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के दे सकता है। जज़ाकल्लाह। और आपने बिल्कुल सही बात की। मेरे भी कुछ कंसल्टिंग क्लाइंट्स हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जो उनकी डिजिटल सेल्स हैं और अब वो रिटेल में भी हैं, तो रिटेल के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनकी डिजिटल मार्केटिंग का ज़रूर आता है, क्योंकि लेट्स से फ्रेग्रेंस ब्रांड है तो लोग अगर वहाँ कंफर्टेबल नहीं भी हैं ई कॉमर्स में लेने में, तो वो जब वो मॉल में कहीं देखते हैं वही शॉप जिसके बहुत एड्स लगे हुए हैं, और नाउ दे आर नंबर 1 इन क्या नाम है ई कॉमर्स फ्रेग्रेंस सेंट्स एंड स्टोरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी जो रिटेल है तो उनकी उस डिजिटल प्रेजेंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑब्वियसली उनको वहाँ भी मिल रहा होता है। अच्छा उमर भाई, यहाँ पर मैं एक चीज़ जी, ऐड जी। करना चाहूँगा कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं जब मैं किसी से पहली मीटिंग में जाता हूँ कि यार वो हम तो एक स्मॉल ब्रांड है, तो हम बिग कंपनीज के साथ कैसे जो है वो कॉम्पीट करेंगे। तो उनके लिए मेरी ना एक छोटी सी 2-3 एग्जांपल्स है। जैसे जे डॉट है, जब वो लॉन्च हुआ तो उसके सामने अलकरम था, गुल अहमद था, कितने बड़े बड़े जाइंट थे, और वो ओवर द ईयर्स अब एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड बन गया। सेंट एंड स्टोरीज की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एलिसेंट्स की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक ब्रांड है क्लॉबर्स, उसकी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बड़ा रिसेंट ब्रांड है। तो ये बिल्कुल एक छोटे ब्रांड से और उन्होंने अपनी एक मार्केट में जो है वो जगह बना ली। तो अगर आप छोटे से भी स्टार्ट करेंगे, वो एक मैंने ट्रेड की में एक चीज़ सीखी है, थिंक बिग स्टार्ट विद स्मॉल। आपकी सोच का जो विजन होना चाहिए वो आपका बड़ा होना चाहिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। तो आप बिग थिंक करें, लेकिन स्टार्ट जो है वो स्मॉल करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी कंपनी की तरफ, इन्वेंटिव वेज, क्योंकि हमने जेनेरिक डिजिटल मार्केटिंग और उसकी इंपॉर्टेंस पे बहुत बात कर ली। तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो हम अपने आपके कोचिंग जर्नी की भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये आपका विजन जो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हुआ है कि टू प्रोवाइड मॉडेस्ट एंड शरिया कंप्लायंस मार्केटिंग सॉल्यूशंस, और आप अपनी ग्रोथ को गेज रेवेन्यू में नहीं करते, आप ये इस पे गेज कर रहे हैं कि आपने मार्केट शेयर कितना लेना है। कि एक वक्त आया कि जैसे इस्लामिक बैंकिंग ने एक अपनी जगह बना ली, गो के जो डिसएग्री करते हैं एग्री करते हैं वो एक अलग मामला लोगों का, लेकिन एक प्रेजेंस तो बना ली, तकाफुल ने बना ली, और बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, नाउ दे आर टर्निंग इनटू तकाफुल या इस्लामिक बैंकिंग और तकाफुल इंश्योरेंस। सो हमें ये महसूस हो रहा था कि मार्केटिंग की साइड पे ऐसा काम कम है, एंड देन आपने हिम्मत की, अल्लाह ने भी आपका हाथ पकड़ा। सो आपका रफ एस्टिमेट क्या है कि कितने % मार्केटिंग ऐसी है जो इमॉडेस्ट है इस वक्त, खासतौर पर क्योंकि आप फैशन कैटेगरी में ज़्यादा काम कर रहे हैं उसमें, और क्या ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि हम बिना इमॉडेस्टी के मार्केटिंग कर सकें? क्या ये मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस? या आप जो अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं माशाल्लाह, विच इज़ शरिया कंप्लायंस एंड मॉडेस्ट, और अल्लाह आपको इसमें इस्तिकामत अता फरमाए, सो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आपका प्रॉफिट कम होगा, क्या होगा? ये पहले तो आप अपने विजन बताएं कि ये विजन आपने क्यों बनाया और क्यों आपने एक जॉब से स्विच किया, एजेंसी बनाई, और फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर हम कोचिंग जर्नी को भी डिस्कस करते हैं। तो अगस्त 2024 में मैंने अपनी सी लेवल पोजीशन को मैंने रिज़ाइन किया, C और level means चीफ मार्केटिंग ऑफिसर marketing मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया और अपना फुल टाइम डिजिटल ग्रोथ एजेंसी जो है मैंने स्टार्ट की। अच्छा, उसके पीछे कुछ मकासद थे। एक तो ये कि शुरू से मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ अपना करना चाहिए। जब मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था तब भी मैं कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा था लोगों को। तो
मैं फुल टाइम करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक फेयर था कि यार फुल टाइम करूँगा तो फाइनेंशियल्स ना हिल जाए और ये ना हो जाए वो ना हो जाए। और दूसरा, मैं एक फ़ैशन इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, पिछले कोई 9 साल से 10 साल से। तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ जो प्रॉब्लम करती थी, और पिछले 2 सालों में तो बहुत ज़्यादा करने लगी, कि शरिया कंप्लाइंस की लिमिट ख़त्म होती जा रही है। और फैशन इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक हद से जो है वो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो बड़ी चीज़ जो है पिन पॉइंट मुझे करती थी, और जहन में कहीं आता था कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ हलाल कमाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों की वजह से कहीं वो हलाल जो है वो हराम तो नहीं हो रहा। तो बहरहाल दिल में बड़ी चीज़ें थी और जहन में बहुत सारे सवालात चल रहे थे। तो फिर मैंने उसको डिसाइड किया कि अब मैंने जो है इसको पैक करके एक मॉडेस्ट वे में जो है डिजिटली ही ब्रांड्स को मैंने फोकस करना है, उनकी ग्रोथ पर काम करना है, लेकिन एक शरिया कंप्लाइंट वे में, जहाँ पर मॉडेस्टी का एक जो है वो रुझान हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि मॉडेस्ट तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। एक सबसे बड़ी एग्जांपल जे डॉट हमारे सामने है। फिर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सेंट एंड स्टोरीज़ की जितनी भी मार्केटिंग आप उठा के देख लें वो बेहतर तरीके से जो है वो चल रही होती है। तो बहुत सारे तरीके कार हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा क्रिएटिव वे में सोचना पड़ता है कि आप किस तरीके से जो है मॉडेस्ट मार्केटिंग के एस्पेक्ट से जो है वो लेके जा सकें। अभी बिल्कुल, अभी मेरे पास कुछ ब्रांड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी फैशन इंडस्ट्री के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 98% 95% में वो लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आके आप लिमिट हो जाते हैं कि यार यहाँ पर आके ना हम स्टॉप हो सकते हैं। तो 95% उनका जो बिज़नेस है वो कम्प्लीटली जो है वो मॉडेस्ट वे में जो है चल रहा है, और वो भी जो है मिलियंस ऑफ सेल्स कर रहे हैं। डे की मैं सेल्स बता रहा हूँ, मैं मंथ की सेल नहीं बता रहा हूँ। एक दिन में भी जो है वो 2-3 मिलियन की सेल्स कर रहे हैं, बिल्कुल तरीकेकार जो है मॉडेस्ट वे में, और ये फैशन इंडस्ट्री का मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, जो लोग सोचते हैं कि यार इस तरफ आएंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन्स कम ना हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सैलरी थी 1 महीने के अंदर मैंने उसको डबल क्रॉस किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स आए, और जिन वैल्यूज़ पर मैं काम करना चाहता था उन्हीं वैल्यूज़ के अब क्लाइंट्स मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा चंक है बिज़नेस का, जिसको मैं और मेरी टीम जो है मिलके देख रहे हैं। तो रेवेन्यू कोई इम्पेक्ट नहीं आया, बल्कि रेवेन्यू मेरा बहुत अच्छा ग्रो हुआ है पिछले 6 महीने में। अगस्त 2024 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, और अभी जो है 5-6 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा इनकम स्ट्रीम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। अच्छा तला भाई, वापस चलते हैं अगस्त 2024 में, कि जब आपने राब्ता किया था मुझसे, और वो बात एक मशवरे से शुरू हुई थी, एंड देन यू सेड के मुझे कोचिंग लेनी है। तो आपने यानी क्योंकि इतने अर्से जॉब में रहे माशाल्लाह आप, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया कि यार इस कोचिंग से कोई बेनिफिट हुआ? ठीक है। अच्छा उमर भाई, हमारी मुलाकात अगस्त में तो नहीं हुई थी। हमारी मुलाकात जो पहली हमारी 1-on-1 हुई थी वो थी जून में हुई थी, शायद जून या जुलाई में हुई थी। लेकिन उससे पहले हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी डिफरेंट वर्कशॉप्स में, डिफरेंट सेशंस में, लेकिन वो इतनी पर्सनलाइज नहीं थी। तो बहरहाल शायद जून में हमारा पहला मीटिंग हुई थी, जिसमें मैंने आपसे अपने जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो मैंने आपसे शेयर किए थे। उस ज़माने में फुल टाइम मैं जॉब कर रहा था, और काफ़ी अरसे से एज अ कंसल्टेंट भी लोगों के साथ काम कर रहा था। तो प्रॉब्लम्स वही थी कि अपना एक तो काम करना था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वही फेयर था, फाइनेंशियल्स ना हिलें। सबसे बड़ा, जो बंदा जॉब कर रहा होता है तो उसका सबसे बड़ा फेयर ही यही होता है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, जो आसाइशें अभी चल रही हैं वो उस लेवल को किस तरीके से मेंटेन मैं कर पाऊँगा। पहला खर्चा यही था। दूसरा खर्चा ये था कि अगर मैं फुल टाइम पर आता हूँ तो मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे जो मेरी वैल्यूज़ हैं। और तीसरा ये था कि मैं अपनी वैल्यूज़ पर रहते हुए काम करना चाह रहा था। तो आपसे एक इनिशियल मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी हुई थी। तकरीबन हमारी 1-1.5 घंटे की मीटिंग हुई थी, उसमें काफ़ी क्लैरिटी आई। फिर आपने कुछ चेकलिस्ट दी थी, चेक पॉइंट्स दिए थे, वो मैंने घर पे जाके उसको 6 महीने से 2 साल का बैकअप। हाँ,
तो वो मैंने घर पे जाके थोड़ी सी चीज़ें देखी, तो मैंने कहा कि यार जितना मैं सोच रहा हूँ, जितना मैं डर रहा हूँ, वो शायद इतना मुझे डरना नहीं चाहिए और ये चीज़ें ईजीली हो सकती हैं। तो आपकी पहली मीटिंग के बाद एक रियलाइजेशन आ गई थी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके बाद फिर हमारी सब बैक टू बैक मीटिंग्स हुई, जिसमें मतलब हम विज़न को लेके बैठे कि जो भी मेरा एक जहन में जो एक खाका चल रहा था उसको हमने एक अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट में किया और एक इम्पैक्टफुल विज़न क्रिएट किया जिसमें एक क्लैरिटी थी और एक अकाउंटेबिलिटी का एक फैक्टर आ रहा था। और जब जब मैं आपसे मिला तो एक आप मुझे रन टाइम पे जो फीडबैक्स देते थे, तो एक बड़ा एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन मेरा क्रिएट हुआ विज़न को लेके। और फिर हमने उस विज़न को के स्टेप में जिस तरीके से मैंने फिर अगस्त में जॉब छोड़ी और अगस्त के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस जो है वो ग्रो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं एक रिसोर्स था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीम बना रहा हूँ और टीम बिल्डअप हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ बिज़नेस भी ग्रो हो रहा है। तो अगर मैं शायद वो उस ज़माने में विज़न ना बनाता तो शायद मेरी इतनी जो है वो ग्रोथ ना हो पाती अभी तक। ज़बरदस्त। और इसमें आपके ख्याल में कि जो हमारी डिस्कशन में भी बात आई थी कि भाई विजन में बाज़ों का डर लग रहा होता है कि कुर्बानी आएगी, और बाज़ों का थोड़ी देर के लिए आज भी जाती है आजमाइश, लेकिन वो आपको खड़ा रखती है कि जब आपने ये फैसला कर लिया था कि उमैर भाई मैं तो खुद तो मैं निकल जाऊंगा इससे इमोडेस्ट और नॉन शरिया कंप्लायंस मार्केटिंग से, एंड देन वी डेवलप्ड अ विजन के यार पूरी दुनिया के लिए भी तो रास्ता खोलना है ना। तो और फिर आपने जब ये सोचा और आपने खुद भी कहा कि भाई अब इसके लिए तो मुझे टीम चाहिए और ताकि मैं हर किस्म के क्लाइंट्स को डील कर सकूं, नो मैटर व्हाट आर देयर फाइनेंसेस। सो ये जो पूरा एक जर्नी रहा फ्रॉम अ सिंगल, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कोचिंग में या इम्पैक्ट वाली चीज़ को जब मैं डिस्कस कर रहा होता कि जो मुलाजिम होता है उसके पास चांस बहुत कम होता है इम्पैक्ट क्रिएट करने का, अगर तो उसका काम कोई पर्सनलाइज्ड है, या तो ठीक है आप एक बड़े विजन का पार्ट हैं और आप उसी जगह मुलाजमत कर रहे हैं तो ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो वो कर लें, अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किल में ना डालें। लेकिन अगर आपका विजन कुछ और है और आपको वैसी जॉब मैसर नहीं है, तो फिर जो सेकंड कोई ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है वो इंडिविजुअल है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर डाल सकते हैं। लेकिन वहाँ भी एक लिमिटेशन आ जाएगी, आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी कॉम्पिटेंस लिमिटेड है, आपकी प्रेजेंस लिमिटेड है, आप हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो देन यू नीड अ टीम कि जहाँ पर आप टीम को डेवलप करते हैं। अगर आप एज अ बिजनेस करते हैं तो भी लिमिटेशन है कि आप कितने लोगों को पे रोल पे लेंगे, कितना चलेंगे। और एक होता है कि आप कहें कि भाई इट्स अ मूवमेंट, कि मैं चाहता हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो मॉडेस्ट हो जाए और ना आई फैसिलिटेट एवरीवन ना, कोई एजेंसी आए और वो मुझसे सीखना चाहे मैं सिखा दूंगा, कोई बंदा सीखना चाहे सिखा दूंगा, कोई मेरा एम्प्लॉय बनना चाहे एम्प्लॉय बन के सीख ले। तो ये जो जर्नी आपका रहा माशाल्लाह, और मैंने खुद भी ये बहुत सारे लोगों की केस स्टडीज में देखा, अपने साथ भी और लोगों के साथ भी, जब आप इस लेवल पे आकर सोचते हैं तो आपके बहुत सारे वो खत्म हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, आप एक डिफरेंट स्टेट में चले जाते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर बनेगा या क्या होगा, एंड यू जस्ट स्टार्ट गिविंग। और आपके सामने रिजल्ट्स हैं, आपके सामने तो अल्लाह सुब्हान ने रिजल्ट्स रखे कि कैसे वो हम दुनिया में भी नुकसान नहीं होता, बहुत दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो करते हैं। अच्छा, दोबारा से डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से एक दो कोई सवाल आते हैं। एक तो ये था कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं लोगों की? सही, तो मैं इसको ना दो चीज़ों में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले तो कॉमन मिस्टेक, अगर मैं एक स्टार्टअप या एक मिडिल जो कंपनी होती है, मिड लेवल कंपनी होती है, उनको वो क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। पहली मिस्टेक तो वो ये करते हैं कि वो डरते हैं, तो उनको डरना नहीं चाहिए ऑनलाइन वर्ल्ड में आते हुए, क्योंकि ऑनलाइन एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको वापस से रेवेन्यू क्रिएट करके देगी। दूसरा, वो अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, यानी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। यूज़र्स आ रहे होते हैं उनकी वेबसाइट पे लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहे होते हैं, तो उनको ये देखना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करें ताकि आपका कन्वर्जन रेट इम्प्रूव हो। बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें आप रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक यूज़र जब आपकी वेबसाइट पर आता है
तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करें और अपना कन्वर्जन रेट को ऑप्टिमाइज करें। तीसरा जो इशू जो मिस्टेक्स करते हैं वो पाकिस्तानी मार्केट में, वो यही है कि वो सिर्फ फेसबुक एड्स को अपना पूरा डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं। फेसबुक एड्स आप रन करें, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एसईओ पे भी फोकस करें, आप यूट्यूब एड्स पर भी फोकस करें, आप गूगल एड्स पे भी फोकस करें, आप न्यूज़लेटर मैनेजमेंट पर भी फोकस करें, आप कस्टमर जर्नीज क्रिएट करवाएं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप सिर्फ अपने आप को लिमिट करेंगे फेसबुक एड्स में, तो कभी भी आप एक लिमिट से आगे नहीं जा सकते हैं। आप फेसबुक एड से आप रेवेन्यू तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो जो ROI होगा ना आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा। तो आपने उस ROI को इंक्रीज करने के लिए अपने तमाम चैनल्स को जो है वो यूज़ करना होगा। चौथी जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं यूज़र्स, वो बड़ी कंपनीज हों या छोटी कंपनीज हों, वो ट्रैक नहीं करते हैं कि जो यूज़र आ रहा है वो उनकी वेबसाइट पर आके कर क्या रहा है, यानी कौन सी ऑडियंस जो है वो उनको ऑर्डर्स प्लेस कर रही है, कौन से लोग जो है वो बाउंस बैक कर रहे हैं। फेसबुक एड जो आपका रन हो रहा है उससे कितने यूजर्स आए, उन्होंने कितना आपको रेवेन्यू जनरेट किया, जो एसईओ से लोग आए वो कितने लोग थे, वो कहाँ से आए, उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप अपना जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है वो आप बेहतर करें, ताकि आपके पास एक ट्रू पिक्चर आए कि क्या चीज़ कहाँ से हो रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आया कि वो फेसबुक एड्स है जो आप सालों से चला रहे हैं, या इंस्टाग्राम एड्स है जो आपने 6 महीने पहले चलाना शुरू किया है। तो ट्रैकिंग होना बड़ा ज़रूरी है। एक और प्रॉब्लम या जो एक मिस्टेक मैं देखता हूँ जो बड़े बिजनेस ओनर्स करते हैं या जो बड़े ब्रांड ओनर्स करते हैं, वो अपना ई-कॉमर्स लॉन्च करते में बड़ा कतराते हैं। अगर वो कर भी देते हैं तो एक ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं जिसका बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस होता है, वो उन्हीं के ऊपर जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और अपनी लर्निंग कर रहा होता है। तो अगर आपके पास बजट है 3-4 मिलियन का, जो आप बजट अगर आप स्टोर पे लगा रहे हैं अपना फिजिकल स्टोर पर, तो 1 मिलियन आप कम से कम अपने ऑनलाइन पर भी लगा के देखें, वो इंशाल्लाह 4 से 5 महीने में आपको रेवेन्यू जनरेट करके देना शुरू कर देगा। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो कि लोग जो हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ROI को इम्प्रूव करना है तो इन मिस्टेक्स को सॉल्व करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? अच्छा, अगर ROI को आपने इम्प्रूव करना है और आपका लोअर बजट है, तो सबसे पहले तो आप ये करें कि आप एक ऑडियंस को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको डिजिटल एरिया को थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा ताकि आपके पास वो ऑडियंस सॉर्ट आउट होके आ जाए जो कि ज़्यादा प्रॉफिट आपको जनरेट कर रही है। हो सकता है वो कोई जेंडर हो सकता है वो कोई एज ब्रैकेट हो जो आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो आपको उस ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, आपको वो प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करना है जो आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो अगर आपने डाटा ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है तो आपके पास क्लियर पिक्चर आ रही होगी कि कौन सी ऑडियंस से आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और कौन से प्लेटफॉर्म से आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। अब आपने ज़्यादा बजट इसी प्लेटफॉर्म और इसी ऑडियंस पे लगाना है, पहली तो चीज़ ये हो गई। दूसरा, अपना ROI इंप्रूव करने के लिए सिर्फ इन 2 एरियाज पे स्टक होके नहीं रहना है। जो एरियाज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन पर भी आपने जो है वो अपना थोड़ा बहुत टाइम देना है। 20% कम से कम आप उसको टाइम दें। अगले 1.5 से 2 महीने में वो एरियाज भी जो है मेच्योर होके आपको ट्रैफिक लेके आना शुरू कर देंगे। एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा अपने क्लाइंट की। उनका बजट बहुत कम था, हमने SEO से स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने कहा था कि यार मैं अभी 5 लाख रुपए पेड एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा कुछ अरसे तक, अगले 6 महीने में। कोई और दूसरा वे तो मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से अपना रेवेन्यू इंक्रीज करूँ। मैंने कहा आप मुझे 6 महीने का टाइम दें। हमने उनकी वेबसाइट पर SEO की, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी संभाली, उनकी SEO भी की, और अगले 6 महीने में उनकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक को हम 2 टाइम्स इंक्रीज हमने किया। और जब ऑटोमेटिकली उनका ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, ऑर्गेनिकली उनका रेवेन्यू भी जनरेट होना शुरू हो गया। वहां से हमने जो प्रॉफिट निकाले उसको हमने अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे लेके गए और हमने अपना ROS को इम्प्रूव किया। तो ये कुछ तरीके कार हैं जिससे आप ROI अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में टेक्निकली पेड एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जो है जितने भी पेड एडवर्टीजमेंट आते हैं, भले वो गूगल एड्स हो, यूट्यूब एड्स हो, फेसबुक एड्स हो, टिकटॉक एड्स, आपका स्नैपचैट एड्स, फेसबुक एड्स, ये सारी चीज़ें जो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जो है वो आती हैं।
मैं बस एक क्विक सवाल और करूंगा एंड देन लोग आपसे कैसे राब्ता कर सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे। लिंक्डइन जो है लेट्स से कुछ लोग हैं जो आजकल पीआर की भी बहुत रिक्वायरमेंट है, कुछ लोगों का सर्विस बेस्ड बिजनेस है। सो लिंक्डइन पे एड्स पाकिस्तान में रुझान ये रिलेटिवली कम मुझे नज़र आता है, तो क्या वो वैसा रिटर्न आपको देते हैं? क्योंकि वहाँ जाहिर सी बात है आप ई कॉमर्स नहीं कर रहे हैं, और अगर आप फेसबुक पे एड्स लगाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट द राइट ऑडियंस, ठीक है ना? तो आप मुझे बताएं, जो लोग मुझे जैसे हैं, यानी जो कोचिंग कंसल्टिंग या आप खुद भी जो सर्विस इंडस्ट्री में और बी टू बी में है, सो क्या उनको लिंक्डइन पे पेड एड्स की तरफ जाना चाहिए या सिर्फ बस नॉर्मल लिंक्डइन को जैसे मेंटेन करते हैं वैसे मेंटेन करते हैं? अच्छा, लिंक्डइन पर आप पेड एड्स चला सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन के पेड एड्स की जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी महंगी है। यानी फेसबुक जो है वो क्योंकि मासेस के लिए, तो उसका सीपीएम कॉस्ट बहुत कम आता है। सीपीएम मींस कॉस्ट कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, इसी कॉस्ट पर क्लिक भी उसका रिलेटिवली कम आता है। गूगल सर्च एड्स की तरफ अगर हम जाएं तो वो इंटेंट बेस्ड है, यानी जो बंदा सर्च कर रहा है उसी को आपका ऐड दिखेगा, अगर उसने क्लिक किया तो आपके पास भले वो महंगा हो लेकिन कन्वर्जन के चांसेस आपके पास ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपको किसी कंपनी को अपना ऐड दिखाना है, किसी प्रोफेशनल को, सीएफओ, सीईओ को, किसी डायरेक्टर को जो है वो अप्रोच करना है, उसको अपना ऐड दिखाना है, तो वो शायद फेसबुक यूज़ ना कर रहा हो, शायद टिकटॉक यूज़ ना कर रहा हो, वो लिंक्डइन पर मौजूद होगा, तो आप उसको लिंक्डइन के थ्रू जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। जितनी रिफाइन आपकी ऑडियंस है उतना ही आपका जो कॉस्ट होता है ऐड का वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप टू द पॉइंट आप किसी बिजनेसमैन को अप्रोच करना चाहते हैं तो आप पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, पर्सनल ब्रांडिंग का एक कॉन्सेप्ट आजकल बड़ा चला हुआ है, तो वहाँ से लीड्स जनरेट हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जब से पोस्टिंग स्टार्ट की है तो 1 महीने में मेरे पास काफ़ी लीड्स आई और मैंने 2 अल्हम्दुलिल्लाह लिंक्डइन के थ्रू ही जो है वो क्लोज की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मुझे पहले से नहीं जानते थे। तो पर्सनल ब्रांडिंग का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है आपके बिजनेस जनरेशन में। ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी सर्विसेज। जैसे एक आपकी एजेंसी सर्विसेज हैं, फिर क्या कोई आपसे वन टाइम, अगर वो लेट्स से एजेंसी सर्विस में आपको पर मंथ बहुत ज़्यादा, यानी पर मंथ आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या वो वन टाइम आपसे कंसल्टिंग दे सकता है या फ्यू आवर्स आपके कंसल्टिंग के बुक कर सकता है? और एक आपने मुझे बताया था कि आप एक प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं जिसमें टूल्स को आप एक जगह कंबाइन करेंगे, तो यही 3 ऑफरिंग है फिलहाल आपकी या और भी चीज़ें आप? अच्छा उमर भाई, एक तो ये कि जो बंदे जिनके पास बजट है और वो मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को यूज़ करना चाहते हैं या मेरी टीम के साथ काम करना चाहते हैं, जिसमें हम डिजिटल ग्रोथ सर्विसेज दे रहे हैं इंक्लूडिंग एसईओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कस्टमर जर्नीज, लीड जनरेशन हो या ई कॉमर्स मार्केटिंग हो, तो हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो एक मंथली रिटेनर पर होती है। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि यार हमारी ऑलरेडी टीम है, अगर आप उनको गाइड कर सकें तो उसमें मेरे फिर कंसल्टिंग आवर्स होते हैं। अगर आप कोई भी मुझसे, अगर आपकी ऑलरेडी टीम है, भले छोटी है बड़ी है, और आप मुझे एज ए कंसल्टेंट हायर करना चाहते हैं कुछ आवर्स के लिए, तो उसमें भी मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, किसी भी बिजनेस ओनर को। बाकी जो तीसरी चीज़ है वो, एक मैं अभी एक प्लेटफॉर्म बड़ा अर्ली स्टेज पर है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सर्विस बेस्ड नहीं है, वो एआई टूल्स से रेलिवेंट है कि जितने भी दुनिया में एआई टूल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, मतलब वो मार्केटिंग में हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो, डेवलपमेंट में हो, तो उस पर हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। वो बहुत अर्ली स्टेज में है, तो इंशाल्लाह जब वो एक मैच्योर स्टेज में आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपके ही पॉडकास्ट में आके उसको डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, आपने वक्त निकाला, और मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं मैक्सिमम लोगों से आपको कनेक्ट करूँ बिकॉज ऑफ योर विजन। और मुझे लगता है ये सिर्फ एक गैप को मीट करने वाली बात है, क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को जानता हूँ अपनी कोचिंग और कंसल्टिंग की जर्नी की वजह से, कि जो ढूंढ रहे हैं सही मार्केटर्स और उनको मिल नहीं रहे, और इन बोथ वेज उनको परफॉर्मेंस भी चाहिए और वो शरिया कंप्लाइंस या मॉडेस्टी भी ढूंढ रहे होते हैं, और आप अल्हम्दुलिल्लाह उस तरफ एक काम कर रहे हैं, और नाउ यू आर वर्किंग विद अ टीम, और आप यकीनन दूसरी एजेंसीज को भी इसमें गाइड कर रहे होंगे। सो मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि भाई हम 2 लोगों को जो है ना वो मर्ज कर दें, ताकि
एक मोमेंटम क्रिएट हो, और अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह हम जो है ना वो इस मॉडर्न मार्केटिंग को जैसे अगेन मैंने पहले बात की थी, इस्लामिक बैंकिंग आज की रियलिटी है और मासेस उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लोग मॉडर्न मार्केटिंग को भी लोग जो है ना वो समझेंगे, यार बेचने के लिए सिर्फ हमें मॉडेस्टी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं चाहूँगा आप कोई क्लोजिंग रिमार्क्स ऑडियंस को देना चाहते हैं या अपने विजन के लिहाज से, कि या जो भी लोग बिजनेसेस कर रहे हैं या मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, तो आप उनको कोई लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं? दोनों को अलग अलग दे, एजेंसी वालों को क्या देना चाहते हैं और जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको क्या? अच्छा, जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इन्वेस्ट करें। भले वो आप अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करें, भले वो कोचिंग हो या कोई मार्केटिंग हो, उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो आपके पास वापस से रिटर्न होके नहीं आएगा। और अपने आप को ना अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखें, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप ग्रो होना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कोई रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपने स्टोर कुछ सालों पहले लॉन्च किया था तो वो शुरू में ही प्रॉफिटेबल नहीं हो गया था, तो इसी तरीके से आप ऑनलाइन की तरफ आएँ। एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनसे रुजू करें, बजाय कि आप कोई नॉन प्रोफेशनल या कोई ऐसा बंदे को हायर करें जो कि एक्सपर्ट ना हो। तो आपका जो है बिज़नेस इंशाल्लाह ग्रो करना शुरू कर देगा। दूसरा, जो एजेंसीज़ हैं और ख़ास तौर पे वो एजेंसीज़ जो बिल्कुल स्टार्टअप में हैं, तो आपके चैनल्स के थ्रू जो है मैं आप उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर उनको मेरी किसी मेंटोरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेरे अर्ली स्टेज में लोगों ने बड़ा एक कोचिंग सपोर्ट दी, जैसे मैंने आपको 3 अपने मैनेजर्स की एग्जांपल दी। तो अगर कोई स्टार्टअप एजेंसी है और उसको मेरी मेंटोरशिप की ज़रूरत है, अगर वो समझता है कि मैं शायद उनकी हेल्प आउट कर सकूं किसी लेवल में रहते हुए, तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं और दयानतदारी से काम करें, तो इंशाल्लाह मंजिल जो है बड़ी आसान है। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए इम्पैक्टफुल गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं जो माशरे में एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर।